नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे जैसे देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे ही अनाजों की मांग भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अनाज की पैदावार और उसके भंडारण की क्षमता में बहुत कमी आई है। इन सब चीज़ों का हमारे जो आजकल के वैज्ञानिक हैं उस चीज़ों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर में या ये कहें कि हमारे खान पान की पैदावार को बढ़ाने में, उसकी भंडारण की क्षमता को बढ़ाने में किस तरह से कार्य करती है, इसी कुछ विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक डॉक्टर चारुलता जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सुना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है भंडारण बढ़ाने में या पैदावार बढ़ाने में अनाजों की, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? डॉक्टर अंशुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जीन्स होते हैं, जो कि जीन माने गुणसूत्र, जो कि उनके कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं। अब हम पौधों में बात करें, हम में और आप में बात करें, आपका रंग कैसा है, आप कितने लंबे हैं, आपके बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सभी चीज़ें हमारे जीन पर, हमारे गुणसूत्रों पर आधारित होती हैं। तो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में कहीं बाहर से कोई जीन उठा के और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में डाल दें, या फिर जो प्रेजेंट जीन हैं, एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, उनमें कुछ फेरबदल कर दें, तो इस प्रक्रिया को, इस टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसको हम विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे बात की कि किसी के गुण सूत्र को चेंज करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इस समय बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में? हाँ, तो डॉक्टर अंशुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर क्षेत्र में या कृषि में हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस में बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक कारक आते हैं। तो हम जैविक कारकों के लिए पौधों को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और अजैविक कारकों के लिए भी। दूसरा जो मुख्य हमारा इसमें आएगा, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हम किसी भी प्लांट्स को, किन्हीं भी क्रॉप को हम कुछ बाहरी जीन डाल के, या जो जीन जैसा कि मैंने बताया एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, उनके मैनिपुलेशन से हम उसका उत्पाद बढ़ाते हैं। और तीसरा और बहुत ही जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो मैं कहूँगी क्वालिटी। तो हम कुछ बाहर से जीनों की हेल्प से हम पौधों में जो उनकी क्वालिटी, जो हमारी फसलें हैं या जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं या जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, उसमें हम उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जो उनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मेनली न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, या फिर हम अगर ये कहें कि दिखने में लुभावना दिखे हमारा प्रोडक्ट, या जो कार्नेशन की हम बात करें, फूलों के अलग अलग रंगों को हम बनाते हैं। तो इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं डॉक्टर साहब, जैसे आपने कही 3 मुख्य कार्य, मैं चाहूँगा एक एक करके हम इन पे आएँ। तो जैसे सबसे पहले आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग को इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है, या क्या कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जैसे उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम बात करें तो कुछ, जैसे हम गेहूँ का इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल लेंगे। कुछ जो उत्पादकता के लिए, जो उसके बीज बनने के लिए, जो बीज बनने से संबंधित, बीज का साइज बढ़ाने से संबंधित, या फिर ज़्यादा बीज, या फिर टीलर्स होते हैं गेहूं में, एक पौधे में से 2, 3, 4 टीलर निकलेंगे, ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं, ये सभी जो गुण हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो हम इनसे संबंधित जीनों को या तो मैनिपुलेट करते हैं, या किसी और प्लांट से जहाँ की उत्पादकता ज़्यादा है, वहाँ से हम गेहूँ में डालेंगे। जैसे GMW एक जीन है जो कि मेनली ग्रेन वेट के लिए हम जिसको मानते हैं कि वो ग्रेन वेट का जो पौधे, जो बीज है, बीज का वेट बढ़ाता है। अब बीज का वेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उत्पादकता बढ़ेगी। तो GMW में हमने आजकल जो एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas, उसकी हेल्प से हमने GMW जीन को एडिट किया है, जिससे कि जो पौधे हैं उनमें
ज़्यादा दाने बनते हैं और दानों का वजन भी ज़्यादा होता है। तो ये सीधा सीधा उत्पादकता बढ़ाता है गेहूं में। ऐसे ही सेम जीन GMW जीन, ये मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि ये उत्पादकता और सीड वेट के लिए है रिस्पॉन्सिबल। तो गेहूं में, चावल में, जो हमारे मेन स्टैपल फूड हैं, उनमें हमने इस जीन को लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग किया है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उत्पादकता की। आपने कहा बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स की बात आपने की, तो जैसे पहले बात करें कि बायोटिक फैक्टर्स की, या जो किसी कीट या किसी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बीमारी की वजह से किसी तरह का नुकसान जो हमारी फसलों को हो रहा है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कुछ आज के समय में योगदान रहा है? देखिए, जैविक और अजैविक दो कारक जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पहले हम जैविक कारकों को डिस्कस करेंगे। जैविक कारकों में मेनली जो कीट पतंगे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कि हमारी फसलों को खराब करते हैं, जो कि हमारी फसलों को काट के या उनको उगने नहीं देते, या फिर जब उनमें दाने बनने लगते हैं उस टाइम पे अलग अलग कीट पतंगे प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम जो बीटी का एक एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो लंबे समय से, और भारत में भी जो हमारे बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी कॉर्न, ये सारी क्रॉप्स का आप सभी ने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो मेनली पढ़ा है, सुना है, लैब्स में किया भी है। तो इसमें डॉक्टर अंशुल क्या है कि हमने बीटी कॉटन का आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे। बीटी कॉटन में, जैसे कॉटन में एक बॉल वर्म होता था, कीड़ा होता है, वो जो कपास के फूल होते हैं उनको क्षति करता है, पत्तों को क्षति करता है, स्टेम को क्षति करता है। तो एक बेसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है जो कि उन कीड़ों को, अगर वो कीड़े उसको खाते हैं तो वो कीड़े मर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ये सब ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने जो बेसिलस thuringiensis में जो वो जीन था जिससे कि एक टॉक्सिन क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होता था जिसको खाकर कीड़े मरते थे। क्राई प्रोटीन क्या है? कीड़े अगर उसको खाएंगे तो वो उनकी इंटरनल गट में जाके गट को रप्चर कर देता है, ये इसका इफेक्ट है, रप्चर कर देता है आंत को। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वहां से वो जीन उठाया और प्लांट में डाल दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो प्लांट में वो क्राई प्रोटीन बनना शुरू हो गया। अब कीड़ा प्लांट को खाएगा, उसके पत्ते को इन्फेक्ट करेगा, खाएगा, तो वो प्रोटीन, वो जो टॉक्सिन है कीड़े के लिए, वो कीड़ा उसको खाएगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है उसको वो कीड़ा खाते ही मर जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने जो जैविक कारकों के लिए बहुत सारी क्रॉप्स को, बीटी कॉर्न है, बीटी मेज है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, जो कि इंडिया में बहुत, आजकल जो बीटी कॉटन ने मेनली जो पहले हम ट्रेडिशनल कॉटन उगाते थे उसको ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। जी, तो इंडिया में इस समय सिर्फ बीटी कॉटन लग रही है इन क्रॉप्स में से। हाँ जी, क्योंकि देखिए हर चीज़ के रेगुलेशंस होते हैं और ये नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न इसी पे ही है कि जैसा आपने कहा कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमारे वैज्ञानिकों ने बीटी जीन को कॉटन में डाला है, और आपने कहा कि वो एक ऐसे टॉक्सिन या ये कहें कि इस तरह के जहर को उस प्लांट में पैदा करता है जिससे वो कीड़ा मर जाता है। तो निश्चित तौर पे मेरे दर्शक भी ये बात जानना चाहेंगे कि क्या वो इंसानों के लिए भी टॉक्सिक होता है या इंसानों को भी किसी तरह का नुकसान उससे हो सकता है, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए डॉक्टर अंशुल, जो क्राई प्रोटीन जो कि टॉक्सिन है, जैसा मैंने बताया, उसको उस का जो टॉक्सिन बनना है मेनली वो एक प्रोटीन है, उससे जो टॉक्सिन बनता है वो एक उसका स्पेसिफिक पार्ट है प्रोटीन का जिससे कि टॉक्सिन होता है, और वो एक पीएच पे, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पहले तो इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। एक तो अलग अलग एनाटॉमी होती है, जो पौधों को इफेक्ट करती हैं चीज़ें वो इंसानों को नहीं करती, जो हम इंसानों को करती है वो कीड़ों को नहीं करती, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा मेनली जो मुख्य इसका पीछे जो रीज़न है, हमारे लिए वो टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि पीएच का, इसमें जो कीड़े की गट में पीएच है वो हमारी गट में नहीं है, तो वो हमें दर्शकों बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा और हमारे लिए बीटी कॉटन बिल्कुल सेफ है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने जिस तरह के सुधार प्लांट्स में किए हैं, बीटी को लेकर भी किए हैं, वो मानव जाति के लिए अभी तक के लिए सुरक्षित हैं और निकट भविष्य में भी हमें किसी तरह का कोई खतरा उनसे नहीं होने वाला। देखिए अंशुल जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कोई भी अगर इन्वेंशन होती है या कोई भी उत्पाद है, अगर जनता तक, किसानों तक या हमारे पब्लिक डोमेन में आता है, वो बहुत सारे रेगुलेशन और चेक पॉइंट्स के बाद आता है, तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके रिलीज से पहले वो सभी मापदंड होते हैं निर्धारित।
जी। उनके बाद ही उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। तो जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, और स्पेशली इंडिया की अगर बात कहें, हमारे भारत का जो रेगुलेशन है वो बहुत सख्त है। हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत सख्ती से पालन करती हैं सभी रेगुलेशंस का, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट हमारे पब्लिक डोमेन में आता है। तो अभी तक की सभी जो इंटरवेंशंस हैं, जो भी इन्वेंशंस हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि बायोटिक फैक्टर से किस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके हमारी क्रॉप्स को बचा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बचा रहे हैं। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमारी क्रॉप्स पे पड़ा है, और आए दिन हम देखते भी आ रहे हैं कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, जिस वजह से हमारी क्रॉप फेल हो जाती है या पैदावार नहीं हो पाती है। तो इस विषय में मैं जानना चाहूँगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कुछ रोल रहा है और किस तरह का कार्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें किया जा रहा है। देखिए दर्शकों, क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये समस्या पूरे विश्व के सामने है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमारी वैज्ञानिक जो कम्युनिटी है वो अलग अलग, जैसे इसमें अब वातावरण बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि इसमें सूखा है, जैसे कि इसमें फ्रॉस्ट है, जैसे कि इसमें अधिक जल है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, मेनली नमी, तापमान, ये सब। तो इनके लिए भी, जैसे ड्राउट के लिए कुछ फसलों को मॉडिफाई किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, कुछ फसलों को सैलिनिटी के लिए मॉडिफाई किया है। सैलिनिटी जो से रिलेटेड जीन्स हैं, उनके फेरबदल से फसलों को इस तरीके का बनाया गया है कि वो हाई सैलिनिटी पे ग्रो करें। या फिर जो ड्राउट है, ड्राउट के लिए भी स्पेसिफिक अलग अलग क्रॉप्स में काम किया गया है। तो वातावरण चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज है उसको देखते हुए अलग अलग कारकों के लिए अलग अलग तरीके की फसलें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने तैयार की हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बहुत से हमें एग्जांपल दिए, अभी भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कोई अभी इस तरह की कोई क्रॉप इंडिया में मतलब चल रही है, हम इस तरह की कोई क्रॉप्स उगाते हैं जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया हो और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए मतलब सस्टेन करती हैं अपने आप को? देखिए डॉक्टर अंशुल, जो बायोटिक फैक्टर की एबायोटिक फैक्टर, हाँ जी, जैसे क्लाइमेट चेंज का अब हम देखें, हमारा जैसे यहाँ हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के परिवेश में तो आए दिन जैसे हम हिमाचल में मेनली एप्पल का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो एप्पल की अगर हम पैदावार की बात करें, या पैदावार को छोड़ के भी और चीज़ें होती हैं, जैसे क्वालिटी, अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं फसलों को, या फिर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारे एक बहुत आर्कटिक एप्पल का हम एग्जांपल लेंगे। आर्कटिक एप्पल क्या है? ये गोल्डन एप्पल है। गोल्डन एप्पल आपने देखा होगा, हिमाचल की सेबों की खेती पर आधारित है हिमाचल की अर्थव्यवस्था। तो अगर हम सेब को काटते हैं घरों में, आपने देखा होगा सेब काटने के कुछ ही देर बाद उसका रंग ब्राउन, भूरा हो जाता है, जो कि क्या है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा उसका इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी है। एप्पल हम किस लिए खाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, वो एक न्यूट्रिशन है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो आर्कटिक एग्जाम्पल क्या है, बहुत टाइम तक उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो भूरा नहीं होता। और मैं हिमाचल के किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा विकल्प है फार्मर्स को लुभाने के लिए और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी। तो इसमें दोनों आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जैसे कि आर्कटिक एप्पल का आपने जो एग्जांपल दिया, कि इस तरह का हिमाचल की सरकार भी कुछ इस तरह का अपना सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। हिमाचल सरकार को मेरा निवेदन है कि जैसे हम वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है नई चीज़ों की खोज करना, और जो कि इको फ्रेंडली हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो। हम जो काम करते हैं वो ऑब्वियसली मानव के लिए, मानव वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो हम अगर कोई ऐसा विकल्प हमारे सामने आया है, या कोई ऐसा जो कि ह्यूमन लाइफ को बहुत, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, तो सरकारों को वो चीज़ें, और सरकारें मानती हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि फसल तो हमने बना दी, फसल तो हमने तैयार कर दी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ा दी, उसके बाद जो उसका एक मेजर एक स्टेप रहता है वो है उसका भंडारण।
जैसे कि हम आए दिन देखते भी आते हैं कि बरसात के मौसम का ही अगर हम आजकल का एग्जांपल ले लें कि बहुत सी सब्जियां होगी, फल हो गए जो जल्दी सड़ जाते हैं, या हमारे अनाज की भी बात करें तो जल्दी सड़ जाता है, चाहे वो सीलन की वजह से हो या पानी के भराव की वजह से हो। तो क्या इस क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ किया गया है या किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो जी। और इसको हम, जैसे कि आपने बोला था अजैविक कारक, जैसे स्टोरेज या अजैविक, इसमें जो हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो है, जो हमारा नेचुरल, जो ट्रेडिशनल हमारे पास टमाटर था, वो 3 से 4 दिन बाद वो सड़ना शुरू हो जाता था। तो इसका विकल्प वैज्ञानिकों ने देखा और ये फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव्ड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, क्रॉप है, तो वो फ्लेवर सेवर टोमेटो था। ये हमारे वैज्ञानिकों ने 1994 में इसको बनाया था। इसमें 3 अलग अलग जीन बैक्टीरिया से, एक प्लांट से ऐसे निकाल के और टमाटर के अंदर डाला था, जिससे कि उसमें जो बदलाव हुए उनकी वजह से जो उसकी बाहरी कवर है टमाटर का, वो हार्ड बनता है जी। और वो लंबे टाइम तक, जैसे उसका स्टोरेज, उसका भंडारण, उसका ट्रांसपोर्टेशन, प्लस मार्केट में रहता है इतने दिन तक, उसको फिर कंज्यूमर खरीदने जाएगा, तो ये प्रोसेस महीने भर तक चलता है। तो इस जो फ्लेवर सेवर टोमेटो था, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो 15 से 20 दिन तक वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, जैसे कि अभी आपने हार्वेस्ट किया हो प्लांट से, अभी उसका अभी तोड़ा गया हो वो। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी में भी, मैं कहूँगी जो गुणवत्ता है। गुणवत्ता, जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल टमाटर है उसको हम पौधे से तोड़ेंगे, क्योंकि वो 3-4 दिन में उसका हरे से लाल होना प्लस उसका बहुत राइप होके सड़ जाना, वो 6-7 दिन का पीरियड रहता है। तो किसान उसको हरा तोड़ लेगा कि मार्केट तक जाते जाते वो लाल हो, तो पहले तोड़ा जाएगा, तो उसमें जो प्लांट से उसमें जो नेचुरल शुगर आना है, विटामिन सी आना है और जो मिनरल्स आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है उसको किसान पौधे पर लगे रहने देता है लंबे टाइम तक, कि क्योंकि उसने सड़ना है नहीं, वो तो 1 महीने तक का टाइम लेगा, तो उसमें सारे जो न्यूट्रिशन हैं, मिनरल्स हैं, वो उसमें टमाटर में सब एब्जॉर्ब होंगे और वो हमारे लिए गुणवत्ता में भी इसका इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने शेल्फ लाइफ भी बढ़ाई है। और आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि टमाटर जो हम आए दिन देखते हैं 2 से 3 दिन में सड़ जाता है, उसको आप मतलब 15-20 दिन या महीना तक रख सकते हैं। जी हाँ, जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एक एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को दिया। निश्चित तौर पर दर्शक भी इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे होंगे। आगे मैं एक आपसे प्रश्न चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हम लोग जो आए दिन खाना खाते हैं, जैसे कि आपने बात की कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जाती है, तो क्या कोई ऐसे एस्पेक्ट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के आज के समय में हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें हमने किसी अनाज की या कहीं की किसी सब्ज़ी या किसी फ्रूट की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया हो और उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट विश्व के सामने रखा हो? जी हाँ दर्शकों, इसमें जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट या गुणवत्ता को लेकर अगर हम बात, गोल्डन राइस है, मार्केट्स में अवेलेबल है, जिसको कि हम सुनहरा चावल के नाम से जानते हैं। गोल्डन राइस में क्या है, इसमें विटामिन ए जो है उसकी जो डेफिशिएंसी होती थी, आज से कुछ सालों पहले विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती थी, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन के लिए नाइट ब्लाइंडनेस एक डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो जब जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि जो लोग अब जो समृद्ध देश हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो तो क्या है सप्लीमेंट्स के थ्रू या और सोर्सेज उनके पास होते हैं, उनसे अपनी विटामिन ए की जो है उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा जो इकोनॉमिकली डाउन कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनको जो हमारा डेली का खाना है, गेहूँ, चावल, आलू, दाल, सब्जियाँ, उनमें से ही अपनी सारी जो क्षतिपूर्ति वो करनी है। तो जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए नेचुरली उस प्लांट में, राइस में जीन डाले गए हैं, जिनसे कि विटामिन ए का उसमें संचयन होता है पौधे में ही। तो अब चावल तो, गेहूं, चावल, रोटी और चावल तो मेन स्टेपल फूड हैं, जो कि तीनों टाइम खाने में आते हैं। तो अगर हमें तीनों टाइम के खाने में ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि हमारी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हमारी ये पूरी हो जाएं, तो इससे अच्छा और क्या है। तो गोल्डन राइस में क्या है, गोल्डन राइस में जो विटामिन ए है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हमने किया है और पौधे में विटामिन ए का और प्रोटीन का संचय होता है, जिससे कि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों से संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं,
वो सबका निदान होता है। तो गोल्डन राइस एक ऐसी क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई है जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लड़ा जा सकता जी है। हाँ, बिल्कुल। ये मानव जाति के लिए एक वरदान मैं कहूँगी कि जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने निजात दिलाई है। और ये पूरे विश्व के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरा विश्व में सभी डेवलप्ड नहीं है नेशन, अंडर डेवलप्ड बहुत सारे नेशंस हैं। जहाँ की क्या है, हमारा पड़ोसी देश, आप पड़ोसी देश को ले लीजिए, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करना, प्लस जो हम उनको खिला रहे हैं वो ऐसा हो जो कि जिसमें गुणवत्ता हो, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हों, तो उसमें ये गोल्डन राइस का जो एग्जांपल है। बांग्लादेश तो बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चावल को, तो वहाँ से नाइट ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया है गोल्डन राइस की हेल्प से। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय का अभाव है, मैं जाते जाते चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस वक्त ऐसी कौन कौन सी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं जो भारत देश में अपनाई गई हैं या जिनका हम अभी जिनके कल्टीवेशन हमारे देश में चल रहा है। देखिए डॉक्टर अंशुल, अगर हम भारत देश की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी नीतियाँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हैं, क्योंकि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक ने बनाई और एकदम से किसानों के बीच में आ गई। सबसे पहले मिनिस्ट्री जो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो उसको चेक करेगी, उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है, जो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेज, वहाँ पे उसका रेगुलेशन होगा। उसके बाद हमारा जो ICR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वो उनके जहाँ जहाँ ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे बन रहा है, जो रिसर्च हो रही है, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद कहीं जाके इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं तब। तो अभी तक हमारे जो भारत में हम बायोटेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो BT कॉटन ही है एक मात्र ऐसी फसल या क्रॉप हम जिसको कहेंगे जो कि जो अप्रूव्ड है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या हैं, बाकी खाने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ उत्पाद हैं, उत्पाद तैयार हैं, लेकिन वो अंडर रेगुलेशन, अंडर BT, जैसे BT मस्टर्ड है, तो BT मस्टर्ड ऑलमोस्ट तैयार है पब्लिक डोमेन में आने के लिए। और इसके अलावा अब क्या है, एक और नई तकनीक ईजाद हुई है, CRISPR-Cas, जिसमें कि हम एग्जिस्टिंग जो जीन हैं, जो जीन हमारे पौधे में उपस्थित हैं, उन्हीं में फेरबदल करते हैं, बाहर से नहीं लेते। तो उसको हम इस कैटेगरी से थोड़ा बाहर रखते हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो ट्रांसजेनिक में नहीं आता। तो उसकी हेल्प से अब आगे जो भी उत्पाद तैयार होंगे वो पब्लिक डोमेन में। तो डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि हमारी सरकारें इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में हमें इसी तरह की और सी बहुत सी क्रॉप्स देखने को मिलेंगी जिसका भारत देश प्रोडक्शन करेगा, जिससे हम अपनी डेली नीड्स को पूरा करेंगे। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आपने इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।